प्रदीप भंडारी एक मिनट, प्रदीप भंडारी एक मिनट, प्रदीप भंडारी एक मिनट, एजुकेशन मिल जाएगा जरा एक मिनट। वारिस पठान, आपने किस चीज का जिक्र किया? बहादुर शाह जफर की कब्र पर। अरे एक मिनट वारिस पठान, आपने किस चीज का जिक्र किया? बहादुर शाह जफर की कब्र पर कौन गया था? किस चीज का जिक्र किया आपने? उसका जवाब लेंगे जरा, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी आक्रांताओं की बात करेगा नरेंद्र मोदी गए। देखिए साहिल, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे जाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। अगर जाके की तरफ हटा दो एएसआई, नहीं जाएंगे ना। चलिए प्रदीप भंडारी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास भी चलेंगे। चलिए वारिस पठान एक मिनट लेके चले जाइए। प्रदीप भंडारी, अगर खोदने से देश का मामला ये है, तो मामला ये है चलेगा, हम साथ में मिलकर खोदेंगे। आक्रांताओं को कौन तय करेगा? खोदेंगे। एक सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड वारिस पठान, एक मिनट वारिस पठान, एक मिनट। नहीं ऐसे चर्चा नहीं होगी सर, दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज। जरा मैं कुछ बात कर रहा हूं, जरा सुन तो लीजिए कम से कम। देखिए ऐसा है कि बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। उनका यह कहना था कि वहां पर जो मेला लगता है हर साल, वो मेला अब रोक देना चाहिए, क्योंकि जो मेला लगता है वो जिनके नाम से लगता है वो भांजे हैं महमूद गजनी के। 1000 साल पहले की यह बात है। अब वो मेले पर भी पाबंदी लग जानी चाहिए। वीएचपी ने वहां पर भी मांग करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ यहां पर कहा जा रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको हटा देना चाहिए। अब मुझे इस बात बताइए प्रदीप भंडारी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी किया गया कि बहादुर शाह जफर की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहां तक पीछे जाएंगे? 300, 1000, और ये हमेशा चुनाव के 2 साल पहले, 1 साल पहले कहां से मामले आते हैं? सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, उसका आप जवाब जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास भी। 2022 के अंदर जब कोई चुनाव नहीं था, अकबरुद्दीन ओवैसी जाकर औरंगजेब की मजार पर गए थे और महिमा मंडन कर रहे थे। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था 2024 में भी गए थे वो। मैं ये कह रहा हूं क्या मुसलमान समाज का आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम है? हमारे हिसाब से तो है। वारिस पठान के हिसाब से औरंगजेब कैसे आदर्श हो सकता है? ये बात हिंदू मुसलमान की है ही नहीं, ये बात उस आदमी की है जिसने करोड़ों हिंदुओं की हत्या करी, मंदिरों को जलाया, मंदिरों को तोड़ा, और ये संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। आप हमेशा मुसलमानों को भड़काते हैं वारिस पठान। हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम है मुसलमानों के आदर्श। वारिस पठान आप आपकी तरह नहीं भड़काते, हम तो समझाते हैं, कायदा कानून का पालन करो। तो ये बोला था कि मुसलमानों की सिटीजनशिप भड़का नहीं रहे। चलिए ओके आशुतोष, ये क्या हो रहा है? देखिए यहां पर औरंगजेब से मामला शुरुआत हुई। एक मिनट आशुतोष, शुरुआत हुई यहां पर अबू आसिम आजमी को सवाल पूछा गया, वहां से शुरुआत हुई। अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और यूनानिमसली सस्पेंड कर दिया गया इस तरीके का बयान देने के लिए। मामला बढ़ता गया, नागपुर की घटना होती है और अब यूपी में लगातार बयान दिए जा रहे हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। सैयद सालार मसूद गाजी, उनका वहां पर मेला लगता रहता है। पहले संभल में रखता था, वो बंद कर दिया गया। उसके बाद बहराइच पे भी वहां पर मेला लगता है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? और खास करके आरएसएस कह चुकी है कि इररिलेवेंट मुद्दा है, उसके बावजूद भी ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये आज की स्थिति में भी हो रहा है? आपके बाद राजीव तुली भी बात करेंगे इस पर। देखिए साहिल, 3 चीजें हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में कोई ना बोले, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। 3 चीजें हैं। अभी आपने बहादुर शाह जफर का जिक्र किया। भाई आक्रांताओं की औलाद तो बहादुर शाह जफर भी है, और बहादुर शाह जफर के मजार पे प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने चादर चढ़ाया था। तो क्या उन्होंने कुछ गलत काम किया था क्या? दूसरी बात, औरंगजेब का जिक्र करते हैं, राजा मिर्जा जयसिंह का जिक्र नहीं करते, जसवंत सिंह का जिक्र नहीं करते। वो जो औरंगजेब की दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू राजाओं की मनसबदारी की 37%, उनके बारे में भी तो जिक्र करना चाहिए, उनको भी तो कंडेम करना चाहिए, उनकी भी तो मूर्तियों के बारे में सोचना चाहिए। आप औरंगजेब के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं और मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह को गले लगाते हैं। ये कैसे कर सकता है? ये संभव नहीं। इसका मतलब है कि प्योर पॉलिटिक्स। तीसरी बात, देखिए जो उत्तर प्रदेश 2017 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जी, जो उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, दरअसल आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ को इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। लिहाजा वो कोशिश करेंगे जिसकी वजह से 2027 के जो विधानसभा का चुनाव है उसमें वो अपनी जमीन को वापस लेके आए। संभल इसी का एक हिस्सा है, बहराइच इसी तरीके का हिस्सा है। मैं तो ये कहता हूं कि आप मेला क्यों बंद कर रहे हैं? अरे ताजमहल खड़ा हुआ है वहां पे आगरा में, उसको क्यों बख्श रहे हैं? वो भी तो एक आक्रांता की निशानी है।
हमारे और आपके सीने पर एक निशाने की तरह खड़ा हुआ, उसको उड़ा दीजिए। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये दरअसल हिंदू मुसलमान के बीच में डिवीजन पैदा करके, पोलराइजेशन करके वोटों की फसल काटने की एक कोशिश है। 2024 के लोकसभा चुनाव से अभी भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने सबक नहीं सीखा है। बहुत कोशिश की गई, भयानक तरीके से कोशिश की गई। मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर बताया गया, मंगलसूत्र छीनने वाला बताया गया, गाय छीनने वाला बताया गया, लेकिन उसके बावजूद सीटें 240 पे आके रुक गई। तो आपको डेवलपमेंट पे वोट मांगना पड़ेगा, महंगाई पे सवाल है, बेरोजगारी के सवाल है, उस पर वोट मांगना पड़ेगा। इस तरीके से हिंदू मुसलमान करके उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति आप नहीं चमका सकते, नहीं जीत सकते। और ये महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे क्यों कर रहे हैं, ये हमें कृष्णा हेगड़े से पूछना है। लेकिन उससे पहले राजीव तुली, आपने कल आरएसएस का बयान देखा, उन्होंने कहा कि इररिलेवेंट है ये मुद्दा। और इससे पहले भी हमने देखा कि जब संभल का मुद्दा चरम पर जा रहा था तो पिछले साल खुद मोहन भागवत ये कह चुके थे कि सिर्फ इस तरीके की राजनीति करके अगर कोई समझता है कि मैं हिंदुओं का नेता बनूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। ये एक तो बार बार बयान सबसे पहले तो क्यों देना पड़ रहा है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके की बयानबाजी हम महाराष्ट्र और यूपी में खास करके देख रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं? क्या कारण है कि आरएसएस को इंटरवीन इस तरीके से करना पड़ा इस पूरे मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं सुनी जा रही? धन्यवाद साहिल जी। मोहन भागवत जी का जो बयान था या कल का सुनील अंबेकर जी का जो बयान था, वो दोनों बयान कोई आइसोलेशन में नहीं है जी। अब कल का बयान है, पहले उस पर आते हैं। पिछले मोहन भागवत जी के बयान पे अपन बहुत चर्चा कर चुके हैं, पहले सब टीवी चैनल्स में, हमने भी सब चैनल्स पे डिबेट की है उसमें। कल का जो बयान है, उस बयान में आप उसका एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष उसका यह भी तो है कि वो मुद्दा किसी के लिए भी रेलेवेंट, औरंगजेब किसी के लिए भी रेलेवेंट क्यों है? औरंगजेब इस समाज का नायक, इस देश का नायक नहीं हो सकता, इस देश में रहने वाले किसी भी समाज का नायक नहीं हो सकता। औरंगजेब के विषय में जितना आप जानते हैं, जितना इन पिछले दिनों में पब्लिक डोमेन में आया है, तो औरंगजेब से ज्यादा तो छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं वो रेलेवेंट है। तो औरंगजेब रेलेवेंट कैसे है, वो कैसा, किस प्रकार का उसका, देखिए मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, नेता रिलेवेंट बना रहे हैं ना उन लोगों को, पार्टीशन से उसको लेकर राजनीति हो सकती है। अब पाकिस्तान हो गया, वहां का रहने वाला हूं, तो वहां पर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए जी। कोई बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, इस कारण से मैंने पूछा। तो मेरे जो पूर्वज थे वो मुझे बताते थे कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता या जो वेदों की संरचना हुई वो सिंधु नदी के किनारे पे हुई। तो आज वो क्षेत्र विहीन, सारा हिंदू विहीन कैसे हो गया? तो मेरे पूर्वज बताते थे हिंदू विहीन ऐसे हो गया कि औरंगजेब रोज के एक मन जनेऊ तोड़ करके, तोल करके, उसके बाद अपना दिन समाप्त करता था। तो ऐसा व्यक्ति आज रेलेवेंट कैसे हो सकता है और इस देश में किसी का भी नायक क्यों हो सकता है? आप देखिए मुस्लिम समाज के साथ वही तो मुद्दा है ना, समाज भी है, कहीं ना कहीं आरएसएस कह रही है कि नेता उनको रिलेवेंट बना रहे हैं, उस पर बात कर करके यही बता रहे हैं ना वो। नहीं बना रहे हैं। शुरुआत किसने की? किसी आरएसएस के नेता ने, किसी भाजपा के नेता ने की क्या? जिसने शुरुआत की उसको उसके राजनीतिक दल ने अपनी पार्टी से बाहर निकाला। फिल्म का भी जिक्र हुआ ना। तो अगर आपको ये देखना है कि ये समस्या किस कारण से हुई, तो आपको वहां जाना पड़ेगा ना। 2014-15 में जब दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला तो किसी ने आपत्ति की क्या? शांति से हो गया काम। किसी ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। तो आज जिस नेता के बयान के बाद, और देखिए जो फैक्ट्स हिस्ट्री के हैं आप उनको कैसे डिनाई कर सकते हैं? केशव राय का मंदिर तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा, मूर्ति उठा करके ले गए और मस्जिद, लेकिन हिस्ट्री को हिस्ट्री में रहने देना चाहिए। लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ तोड़ा, दिख रहा है, उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो मगर देखिए दूसरी बात ये भी है, आशुतोष कैसे डिनाई कर सकते हैं, इसके लिए तो मुद्दे निकलेंगे। सभ्यताएं अपनी गलतियों से नहीं सीखती है, वो गलतियां दोहराई जाती हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इस कारण से समय समय पर ऐसे लोग हमारा आदर्श नहीं हो सकते। इस कारण से उनको याद करना बहुत जरूरी है कि नहीं है हमारा आदर्श। सबको कहना चाहिए, एक स्वर में कहना चाहिए कि नहीं है हमारा आदर्श। देखिए मंगोल खानदान की संतान जो है वो किसी का आदर्श कैसे हो सकती है? देखिए साहिल, मैं राजीव जी की इस बात से नहीं बराबर है ना। तो बहादुर शाह जफर भी तो मंगोल खानदान की
संतान बन जाती है। साहिल देखिए, मैं राजीव जी की आशुतोष, बात से सहमत कि नहीं, औरंगजेब आप अगर ऐसी बात करेंगे तो भगिनी निवेदिता भी बाहर से आई थी, परंतु देश को स्वीकार किया, देश की संस्कृति को स्वीकार किया, देश की स्वतंत्रता संग्राम में वो यहाँ के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बहादुर शाह जफर का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक रोल था, जिसके कारण से उन्होंने इस देश की मिट्टी को अपनाया ना। ठीक, औरंगजेब ने कहा अपनाया, आप बताइए। आप औरंगजेब की बात करते हैं, आक्रांताओं में भी फर्क है। सबकी कब्रें खोदी गई है इस देश में। नहीं देखिए अकबर की कब्र भी खोदी राजा राम जाट ने आगरा में जाकर के, और उसका दाह संस्कार किया। राजीव जी आप शांत हो जाए। देखिए, मैं राजीव जी की इस बात से जरा एक मिनट सुन लेते हैं अभी। औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता, और औरंगजेब किसी का आदर्श है भी नहीं, ये बस सच्चाई। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी औरंगजेब का आदर्श नहीं मानता। लेकिन एक चीज का जवाब मेरे पास नहीं मिलता कि आरएसएस कई मुंह से क्यों बात करता है भाई। जो हिंदुस्तान आधुनिक भारत का जो सबसे बड़ा खलनायक है, उसको तो लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाके सेकुलर बताने की कोशिश करते हैं। वो अबू आजमी से ज्यादा बड़ा अपराध था या नहीं था, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने उसके लिए माफी मांगी? नहीं माफी मांगी। मैं फिर कहता हूं कि ये जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि औरंगजेब इररिलेवेंट है। मेरा कहना है कि औरंगजेब को हमेशा एक लिविंग मॉन्यूमेंट के तरीके से रहना चाहिए, ताकि जो मौजूदा जनरेशन है वो हमेशा याद रखे कि इतिहास में उनके साथ क्या हुआ, और फिर ऐसी गलती कोई राजा ना दोहरा पाए, कोई व्यक्ति, कोई नेता ना दोहरा पाए। ये हमेशा हमें जिन्ना को याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब जिन्ना को याद करेंगे तो हमें लगेगा कि राजीव तुली, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद कृष्णा हेगड़े इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जो कल सुनील अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने यही तो बोला है कि वो किसी के लिए भी रेलेवेंट क्यों है। कोई भी उसको औरंगजेब को जो है, वो कोई भी औरंगजेब को, परंतु अगर आपको उसको इसी रूप में जीवित रखना है, तो आप दिल्ली में उसके नाम पे सड़क रखेंगे क्या? आप दिल्ली की सड़कों का नोमेनक्लेचर हुमायूं रोड, बाबर रोड इस पे करेंगे क्या? ऐसे याद रखेंगे क्या? उसका जो वास्तविक इतिहास है आशुतोष जी, वो पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो वास्तविक इतिहास पढ़ा करके उसको यूनिवर्सिटी और उससे पहले से ऐसे संस्थानों से किताबें लिखवा करके जिंदा पीर के रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता। इस पैनल पे कम से कम 2 लोगों के विचार तो मिल गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से आज की स्थिति में। राजीव तुली और आशुतोष एक चीज को लेकर तो एक दूसरे के साथ, चलिए कृष्णा हेगड़े, लेकिन सवाल आपके पास आकर यही होता है कि यहां पर छावा के प्रयोग रखे गए। छावा फिल्म जो दिखाई गई उसको लेकर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उस फिल्म के वजह से दरअसल लोगों की भावनाएं भड़की, लेकिन लोग तो सड़क पर नहीं उतरे ना, वो किसी ना किसी को चैनलाइज करना पड़ा। वीएचपी बजरंग दल के लोग उतरे, नीतीश राणे ने कहा कि भाई बाबरी जैसा एक एक्शन हो जाना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि दरअसल ये फिल्म उन्होंने खुद लिखा हुआ है उसमें कि आप तो महाराष्ट्र से आते, आपको शिवाजी सावंत का नाम पता होगा, जिन्होंने दरअसल ये किताब लिखी थी छत्रपति संभाजी राजे पर, और उसके आधार पर यह फिल्म बनाई गई है। मुझे पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं, लेकिन मैंने तो पढ़ी है। तो उसके आधार पर यह फिल्म बनी है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो नागपुर में हुआ है उसके पीछे छावा फिल्म है, या जो मामला आगे बढ़ रहा है वो ये है? और अभी आप आरएसएस की बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कि अब बयानबाजी नहीं उसको लेकर? देखिए, पहले तो छावा जो पिक्चर है उसने बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट किया। छावा का तो इफेक्ट है ही, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो इतिहास है ये सिर्फ छत्रपति संभाजी राजे का नहीं, लेकिन भगत सिंह का भी काफी छुपाया था। तो जो महापुरुष है हमारे देश के, उनका इतिहास जो छुप गया, अभी फिल्म निर्माता बना रहे हैं। आपने मुंबई में पढ़ाई की है ना? बिल्कुल आ रहा है, मैंने बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे स्कूल में तो पढ़ाया गया था, मुझे पता नहीं आप कौन से नहीं, मुझे स्कूल में पता है कितना पढ़ाया गया था, हमको पता है। इसके लिए उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और वो छावा जो किताब है वो भी बहुत साल पहले आई थी, इसलिए मैंने कहा कि मैंने पढ़ी है वो। शिवाजी सावंत की किताब महाराष्ट्र में बहुत सालों से पढ़ी जाती है, पता नहीं तो छावा, और मराठी लोगों में शिवाजी सावंत एक बहुत बड़ा नाम है सर। छावा का पिक्चर मराठी में भी आया है, शायद अभी ओटीटी में है, वो भी मैं जानता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो एएसआई है उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब का जो कब्र है उसे कॉर्डन ऑफ किया है, और ये बहुत ज़रूरी है। 2 दिन पहले मैंने आपके शो में ही कहा था कि ये करना बहुत ज़रूरी है।
तीसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो बहुत अहिंसा के बारे में बात कर रहे थे, बहुत शराफत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो कार सेवकों पे गोली चलाई मुझे लगता है उनके पार्टी नहीं चलाई, लेकिन आज उनका सुर बदल गया है। जब वारिस भाई ने कहा कि देखिए ये नितेश राणे जी का बयान था, तो उसके पहले क्या अबू आजमी का बयान नहीं आया, इमरान मसूद का बयान नहीं आया, अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का धमकी नहीं दिया? तो वारिस भाई जहाँ एक्शन करोगे वहाँ रिएक्शन बिल्कुल होगा। और यही हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा कि अगर कोई औरंगजेब के बारे में महिमा मंडन करता है तो देशद्रोह का भी कानून चलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सभी की 125 हिंदुओं की, वारिस पठान 25 करोड़ से आपका जवाब, फिर प्रदीप भंडारी भी बात में, उनकी यही भावना है। एक्शन का रिएक्शन है वारिस पठान। जी देखिए बिल्कुल बिल्कुल छावा फिल्म की तो एक्शन का रिएक्शन मैं तो खुद बोल रहा हूं ना कि जो समाजवादी पार्टी के एमएलए ने बीजेपी के हाथ में जो झुंझुना दे दिया औरंगजेब का, वो 17 दिन से उसको बजा रहे, तो वो तो बीजेपी की बी टीम है, उनकी वजह से तो आज पूरा ये माहौल खराब हो गया। आज मुझे मिल गया साहिल भाई छावा पिक्चर में जिन्होंने औरंगजेब का किरदार अदा किया, खन्ना, वो मिल गए मुझे। मैंने उनसे ऐसा ही बात किया कि आपको क्या लग रहा है साहब? अरे वो ऐसे डरा है, बोले भाई मेरे से वारिस भाई इसके बारे में कोई बात ही मत करो, सीधा चले गए। ये तो माहौल हो गया है, ये माहौल हो गया है। छावा पिक्चर में आपको दिखा सकता हूं, ये भाई कैमरा वाला जरा फोटो पे दिखाओ, साहिल भाई आज की ये तस्वीर अभी की देख लो। तो ये इन लोगों ने इतना नफरत पैदा कर दी पूरे देश भर के अंदर। 540 करोड़ कमा लिया फिल्म ने। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। नहीं, इन्होंने कैसा नफरत पैदा करके 51 बच्चों को जेल में डलवा दिया। अरे इन्होंने नफरत पुरानी जो बात थी सच्चाई जिंदा कर दिया। भंडारी भटका दिया लोग ने, सारे मेन मुद्दों से ध्यान भटका दिया। अरे वारिस भाई, साहिल जी, मुझे भी एआईएम का एक सपोर्टर मिला था भाभी आज तक के स्टूडियो आते वक्त, और उस एआईएम के सपोर्टर ने बोला क्या तमीज हो गई, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोल रहे, असदुद्दीन ओवैसी खुलकर पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोल रहे। अगर वो पत्थरबाजों के खिलाफ बोल दे तो हमारी हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़ जाए। मुझे भी एआईएम के कई सपोर्टर यहाँ पे मिले, लोग आज तक के स्टूडियो में आते आते रास्ते में, उनसे पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग, तो उनने भी यही बोला कि ओवैसी जी क्यों नहीं बोल रहे औरंगजेब के खिलाफ, ओवैसी क्यों नहीं बोले फहीम खान के खिलाफ। और आपके शो पे मैं एक बात पे बहुत पीड़ा है, मैं आशुतोष जी की इतनी इज्जत करता हूं, इतने न्यूट्रल है, पर एक स्टेटमेंट उन्होंने फहीम खान के खिलाफ नहीं बोला, उनके मुंह से फहीम तक। चलिए एक मिनट पूछ ही लेते हैं, वारिस पठान औरंगजेब के बारे में आपका क्या कहना है, जरा बता दीजिए, आपकी पार्टी की राय बता दीजिएगा। तो उसके लिए आपके मुंह में दही जम गया, अडवाणी जी जितना क्या चले गए तो आपके मुंह में दही जम गया, प्रधानमंत्री चले गए, बहादुर जफर की खबर में तो आपके मुंह में दही जम गया, कुछ नहीं बोलेंगे। इस देश की सभ्यता नहीं है, जिस दिन इनका महिमा मंडन बंद कर दोगे, जैसे उस वक्त शाहबानों के वक्त राजीव गांधी ने किया था, ठीक हो जाएगा। एक मिनट, हिंदू मुस्लिम एकता तब होगी जब हिंदू राइट्स बंद होंगे, इस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता है, आप लोग चाहते हो नहीं हो। चलिए जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए, क्योंकि सुनील सिंह कब से इंतजार कर रहे हैं। उन पर अब एमआईएम ने सीधा आरोप लगा दिया है कि आपने शुरुआत की है और जिसके वजह से बीजेपी को फायदा हो गया इसमें। देखिए, मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से सच में कौन लड़ रहा है, आरएसएस की नीतियों से कौन लड़ रहा है। और मोदी जी जो कह रहे थे कि एक अकेला सब पर भारी या 400 पार, उस मोदी सरकार को घुटने पर अगर कोई अकेले लाया है तो माननीय अखिलेश यादव जी लाए, समाजवादी पार्टी लाए। अब रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। अच्छा, इतिहास की बात हो रही थी साहिल जी, मैं किसी के बीच नहीं बोला। हम कह रहे हैं कि आप मंगोल की बात कर लीजिए, मंगोल को कोई इस देश में नायक नहीं मानता, अंग्रेजों को कोई इस देश में नायक नहीं मानता। हम कह रहे हैं अंग्रेज जब नहीं थे, मंगोल जब नहीं थे, तो इस देश में वो कौन सी सोच थी जो पिछड़े और दलितों के आगे वो बर्तन बांधते थे और पीछे झाड़ू बांधते थे, किस सोच के लोग थे, उनके पुरखों को क्या किया जाए, उनके पुरखों का क्या इलाज किया जाए, कोई बता दे हमें, हम लोग इलाज करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, लोग जो हिंदूवादी संगठन के ठेकेदार बैठे हैं ना, हम लोग आपसे छोटे हिंदू हैं क्या? आपसे छोटे हिंदू नहीं हैं, आप कट्टरपंथी हिंदू, हम समाजवादी हिंदू। क्या मतलब हो गया? हम सभी जातियों सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चलिए प्रदीप भंडारी, सोच नहीं, ये चलिए सुनील सिंह अब जवाब लेते हैं। जो चिल्ला रहा है, सुनील सिंह एक सेकंड, जो चिल्ला रहा है, आतंकवादी कभी हिंदू को कट्टरपंथी, कभी हिंदू को जो चिल्ला रहा है, आपकी कौन से हिंदू ने पता जो चिल्ला रहा है, बंद करिए अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स। जो चिल्ला रहा है, आपने अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर में भी तक दर्शन करने नहीं गए।
पीछे से आप जाके छोटे हिंदुओं को गाली हिंदू हो। बकते हैं इस सुनील सिंह, पैनल एक पे। मिनट जरा आप सुन लेते क्या हैं। बताएंगे? आपकी बात सुनी गई थी, बड़े उनकी बात भी सुन आपने ऐसे ही आरएसएस की आप साजिश कहा था। छोटे हिंदू, हम बंद बड़े करिए, हिंदू आप हैं। इसीलिए अपोजिशन के अंदर बैठे और आगे भी बैठेंगे। सनातन को आप अपमानित करना छोटे बंद हिंदू हो, करिए। छोटे हिंदू हो। नहीं, आप जयचंद लोग हो जो हिंदू रहते हुए भी हिंदुओं को गाली बकते हो, और अच्छा, ऐसे ही जयचंदों ने अच्छा, औरंगजेब का उन हिंदुओं समर्थन का किया क्या था। करें जिन्होंने चलिए। अंग्रेजों से माफी मांग ली? अरे आप क्या उन बात हिंदुओं करो, का लड़े क्या नहीं हो करें आजादी की जिन्होंने लड़ाई, आप महात्मा गांधी की तो हत्या बात की? करो आजादी की उन लड़ाई नहीं लड़े हिंदुओं आपके का पूर्वज। क्या चलिए, करें? एक मिनट। जो जरा एक मिनट, प्रदीप भंडारी से एक जवाब ले लेंगे हम। और आप बताइए, आपने उन हिंदुओं को आप हिंदू मानते हैं पहले जो जाके संविधान अयोध्या के में खिलाफ प्रभु श्री राम के मंदिर हैं? उन जाके हिंदुओं को दर्शन हिंदू करो, मानते हैं जो पाप दो। तिरंगे के खिलाफ हैं। औरंगजेब के खिलाफ बोल दो तो इस देश के अंदर सब ठीक हो हमको- जाए, पर बोलोगे नहीं। जरा चाहिए जरा वोट अब बैंक। जरा अभी सभी को शांत किया जाए, आप- जरा सभी को शांत किया जाए। एक सवाल प्रदीप भंडारी से करना है, एक सवाल प्रदीप भंडारी से करना है। प्रदीप भंडारी, अब देखिए, यूपी में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इन सारे बयानबाजी को लेकर क्या मानना है, वो भी बात साफ हो चुकी है। नागपुर को लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, नागपुर में शांति शुरू हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि आज के बाद इस तरीके की बयानबाजी के बजाय अगर अलग मुद्दों की बातचीत हो जाए जिसकी सचमुच में जरूरत है किसी भी राज्य में, तो ज्यादा जरूरी होगा? यह बयानबाजी कभी ना कभी रुकेगी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, अपने ही मंत्री को उनको बताना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं अब इसकी शुरुआत होना जरूरी है। जो हो गया वो हो गया, खत्म हो गया। अबू हसीम आजमी को विधानसभा से बाहर कर दिया गया इस पूरे सेशन तक। अब बात आगे बढ़ेगी या फिर से हम 300, 1000, 500, 400, 800 साल पुराने बातों पर बात करेंगे? साहिल जी, बात दो स्पष्ट है। ये देश की सभ्यता छत्रपति संभाजी महाराज और छावाजी महाराज है। अगर कल को कोई भी दूसरा इंडी अलायंस का नेता वापस से औरंगजेब का महिमा मंडन करेगा तो हम लोकतांत्रिक रूप से उसका विरोध करेंगे, ये स्पष्ट है। और हमने नहीं अबू आजमी को फोन करा था औरंगजेब का जाके महिमा मंडन करो, अबू आजमी ने खुद ने जाके औरंगजेब का महिमा मंडन करा। तो अगर उनको महिमा मंडन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है तो हमें भी उसके खिलाफ छत्रपति संभाजी महाराज की बात करने का अधिकार है। महाराष्ट्र के अंदर आगजनी करने की बात करें, उनके ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे? चलिए, समय मेरा खत्म हो चुका है और उम्मीद मैं इस बात से लेकर खत्म कर रहा हूं इस पूरे डिबेट को कि इस तरीके की डिबेट के बजाय अगर राज्य में जो मुद्दे यहां पर उठकर सामने आ रहे हैं उस पर अगर डिबेट करने की जरूरत पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले 5 दिन से हम लोग जो नागपुर में घटना हुई है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और अभी इसका मामला यूपी तक जाकर पहुंच चुका है। इसके लिए आज एक बार फिर इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें बातचीत करनी पड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए।